Hello students, welcome to my YouTube channel Educational Sanjeevani. Myself Rishabh Singh and today we are discuss about numerical analysis related to electric field and electric force. अपना फर्स्ट जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था और आज अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस देख रहे हैं, न्यूमेरिकल देख रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी है कुछ और कुछ अपने बोर्ड की बुक्स के जो एग्जांपल्स होते हैं वो भी अपन एक साथ देखेंगे। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, लेट्स सी। An oil drop has a charge equal to 12 electrons. It is in equilibrium in a state. Electric field of 2.25 Newton to the power 4 Newton per coulomb. If density of oil is 1.26 into 10 to the power 3 kg per meter cube, then find the radius of the oil drop. ये अपना बुक का जो एग्जांपल है 1.14 है और ये आपको दे रखा है, तो आप वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को रफ नोटबुक में लिख लें और इसे पढ़ें और फिर जो गिवन डेटा है सबसे पहले आप वो गिवन डेटा जरूर लिखिए। तो देखो अपने को कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सा डेटा है वो गिवन है, सबसे पहले आप वो लिख लेंगे। बहुत ही इजी एग्जांपल है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले अपन गिवन है ना जो डेटा है वो लिख लेते हैं। तो जो गिवन है अपने को वो देखो सबसे पहले, तो अपने को कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अपने को दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to है ना, E is equal to 2.25 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, फिर दे रखा है 12 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं आपने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें किससे डिनोट करते हैं भैया अपन, स्मॉल n से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं 12। ठीक है, फिर दे रखा अपने को डेंसिटी ऑफ ऑयल ड्रॉप है ना, तो अपने को जो डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है अपने को 1.26 into 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, अपने को रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्फेरिकल है इसका मतलब ऑयल और उसके अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे एक लाइन आई है इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कोई बॉडी इक्विलिब्रियम स्टेट में कब होती है, जब नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। मतलब उसके ऊपर जो फोर्स है वो एकदम बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड का मतलब क्या होता है वो मैं एक बार आपको बताऊं। जैसे कोई ये बॉडी है और इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स है वो कुछ ऐसे लग रहे हैं, देखना एक फोर्स इस साइड है और एक फोर्स उस साइड है। अगर दोनों फोर्स की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, यानी दोनों फोर्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, तो ये जो बॉडी है वो मूवमेंट नहीं करेगी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। तो अपन ऐसे कह देंगे कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये वाला जो फोर्स है वो इस वाले फोर्स को क्या कर देगा, बैलेंस से कर देगा। ऊपर वाला फोर्स है वो नीचे वाले फोर्स को क्या कर देगा, बैलेंस से कर देगा। तो ये बॉडी है वो मूवमेंट नहीं करेगी। तो फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है। ये वाला फोर्स इसे बैलेंस कर रहा है, ये वाला फोर्स इस वाले जो फोर्स है उसे क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। ठीक है, अब देखो मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। तो देखो सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं आपको। देखो सपोज करो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसकी वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, और ये डायरेक्शन दे रखी है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये है ई, डायरेक्शन ऑफ ई, ऐसे दे रखा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वैल्यू क्या है 2.25 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज ऑयल की ड्रॉप रख रखी है मैंने, देखो ये। ठीक है, ये चार्ज है। अब चार्ज इसके ऊपर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, अपने को तो ये दे रखा है ये चार्ज है। ठीक है, और चार्ज है तो इसका मतलब फिर आपको पता है किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। तो सपोज करो इसके ऊपर जो फोर्स है वो F is equal to Q into E लग रहा है। आपको पता है कि नेट फोर्स ऑफ एनी चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड F is equal to QE, ये आपको पता है। तो इससे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लगेगा तो ये क्या करेगी, मूवमेंट करेगी। लेकिन अगला जो कह रहा है वो क्या है कि ये कौन से स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। और इक्विलिब्रियम स्टेट में बॉडी कब होती है, जब फोर्स क्या हो, बैलेंस्ड हो। क्या हो, बैलेंस्ड हो। तो इस वाले को बैलेंस्ड कौन करेगा, तो आपको पता है और तो कुछ है नहीं,
तो आप ऐसे कह सकते हैं जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं इसका जो वेट है W इक्वल टू mg, वो इसे क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं जैसे सपोज करो इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो F है, इलेक्ट्रिक फोर्स जिसकी वैल्यू है F इक्वल टू QE, और नीचे की साइड लग रहा है ये है mg जो इसका वेट है। ये जो फोर्स है इस फोर्स से क्या हो रहा है, ये बैलेंस्ड हो रहा है। मतलब क्या देखना, ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर एक तो फोर्स लग रहा है कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू QE, और एक नीचे से इसका कौन सा है, वेट है W इक्वल टू mg। अगर दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते, दोनों एक दूसरे क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑयल ड्रॉप है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये वाला फोर्स इसे कैंसिल आउट कर देगा, और कैंसिल आउट होने पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने को पता है ये वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो नीचे आप यहां लिख सकते हो क्या कि वेट ऑफ ड्रॉप इज बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कि जो वेट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, F के इक्वल आ जाएगा। तो W इक्वल टू क्या आ गया, Q इंटू E आ गया। यहां तक किसी को दिक्कत बताओ, बिल्कुल भी नहीं, क्लियर है। W की वैल्यू क्या होती है, वेट की वैल्यू क्या होती है, mg इज इक्वल टू Q इंटू E। तो ये मैंने एक फॉर्मूला तो जनरेट कर लिया। अब इनमें से कौन कौन सी जो डेटाज है वो अपने वो गिवन है, पहले वो चेक कर लेता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चलो ये G है, G की वैल्यू पता है आपको, ग्रेविटी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल है ना जो एक्सीलरेशन होता है उसकी वैल्यू 9.8 होती है, या ऑलमोस्ट कितनी अपन है ना कंसीडर करते हैं 10, तो आप वो ले सकते हो। M जो है मास अपने को गिवन नहीं है, मास की जगह क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, तो उससे काम हो जाएगा इसका। और चार्ज नहीं दे रखा, तो अपने को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, वहां से अपन क्या निकाल सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं m मास निकालता हूं कि मास कितना है। तो देखो आपने पढ़ा है कि जो डेंसिटी है D इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी अपने को पता है, और वॉल्यूम जो होता है वो कितना होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r और क्यूब। ये क्या आ गया, मास आ गया। मास की वैल्यू क्या आ गई, d इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ये मास की वैल्यू आ गई। ऐसे ही चार्ज भी निकाल लेते हैं, तो चार्ज q इक्वल टू क्या होता है, n ही होता है। q इक्वल टू क्या होता है, n ही। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने पास देखो सारे के सारे डेटा गिवन है। अब तो आंसर आ जाएंगे। देखो तो m की जगह आप लिखोगे d इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। क्यू की जगह लिखोगे n e और इंटू कैपिटल E। अपने को तो रेडियस निकालनी है, तो r क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन सारे डेटा को उस साइड आप भेज दोगे तो 3ne कैपिटल E अपॉन क्या आ जाएगा 4 पाई और d। देखो ठीक है, तो यहां से r की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 3ne कैपिटल E अपॉन 4 पाई d का क्या हो जाएगा। देखो ये क्यूब है, उस साइड जाएगा तो क्यूब रूट, आप स्क्वायर है उस साइड भेज देते हो तो क्या बन जाती है वो स्क्वायर रूट या अंडर रूट बोल देते हैं अपन। तो ये क्या है क्यूब रूट, तो पावर 1/3। अब ये जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे इसके अंदर क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, तो देखो यहाँ पे आप n की जगह n की वैल्यू पुट कर दोगे, e की जगह e की कैपिटल E की 4 पाई और d की, और उसका क्यूब रूट निकाल लोगे तो उसके आंसर आ जाएंगे। तो चलो मैं वैल्यू भी पुट कर देता हूं। ये क्वेश्चन अब मैं यहां से रफ कर देता हूं। ये देखो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, n की जगह जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने 12 है, और आगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड 2.25 इंटू 10⁴
और नीचे की साइड 4। देखो एक चीज और मिसिंग है अभी ना, यहाँ पे अपन n की वैल्यू पुट कर दी थी, g नहीं लिखा था, g तो साथ में चल रहा है ना, ये जो g है वो तो साथ में चला था, तो d के साथ नीचे g भी आएगा, तो वो देख लेना। 4 पाई की जगह 3.14, आगे है क्या d, डेंसिटी जो है इसकी वो कितनी है देखो 1.26 इंटू 10 टू दी पावर 3, और आगे आ जाएगा फिर g की वैल्यू कितनी होती है 9.8 भी ले सकते हो, या फिर आप 10 भी ले सकते हो, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लेना, अलग इस सारी वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेना क्यूब रूट निकाल के, तो ये जो वैल्यू है वो 9.8 इंटू 10 टू दी पावर -7 के समथिंग ही आती है। देखिएगा ये आपकी जो वैल्यू है वो 9.8 इंटू 10 टू दी पावर -7, ये क्या आएगी समथिंग आ जाएगी, ठीक है आपकी बात। चलो तो ये तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है अपना वो है इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ईच ऑफ 10 टू द पावर -8 कूलम आर लोकेटेड एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0.1 मीटर और कोमा y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -0.1 मीटर एंड y इज इक्वल टू 0। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट है एट ओरिजिन, सेकंड है x इज इक्वल टू 0.2 मीटर कोमा y इज इक्वल टू 0, और थर्ड है x इज इक्वल टू 0 कोमा लगा के y इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है और उसके अंदर अपने को क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूं। सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो अपन एक बार लिख लेते हैं। तो जो गिवन है वो क्या क्या है वो आप एक बार मेरे को बता सकते हो। इसका फर्स्ट पार्ट में एक बार डील कर रहा हूं, पहले फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो अपने को चार्ज जो वैल्यू है चाहे वो Q1 हो और चाहे वो Q2 हो, दोनों की जो वैल्यू है वो कितनी है 10 टू दी पावर -8 कूलम। देखो क्या लिख रखा है ना कि टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ईच ऑफ 10 टू द पावर -8 कूलम, यानी दोनों के दोनों चार्ज 10 टू द पावर -8 कूलम के, ठीक है। और रखे कहां है वो x इज इक्वल टू 0। देखो तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, तो ये मैं क्वाड्रेंट बना लेता हूं, ठीक है। और सपोज करो यहां पे ये ओरिजिन पॉइंट हो गया O है, और यहां पे माइनस में देखो 0.1 है, और यहां पे देखो आपको पता है ये x एक्सिस है, इसका मतलब क्या है कि यहां पे तो कोऑर्डिनेट y है वो 0 ही होगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो यहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा जी, तो ये -0.1,0 है और ये 0.1,0 ये पॉजिटिव वाला होगा, ठीक है। तो यहां पे दोनों चार्ज को रख रखा है, जैसे ये Q1 है और ये क्या है Q2, ठीक है, ये अपने को पता है। चलो फिर कह रहा है कि कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट है ओरिजिन पॉइंट पे, तो यहां पे इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। तो देयर हैव टू चार्ज, यहां पे दो चार्ज है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो आप नीचे पहले लिख लोगे क्या, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है KQ अपॉन R स्क्वायर। पता है ना आपको, इज इक्वल टू होती है KQ अपॉन R स्क्वायर। फिर अपन देखो, अब मेरे को बताओ Q1 चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, और Q2 की वजह से जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी। तो आपको पता है कि दोनों के दोनों जो चार्ज है देखो वो कैसे है, देखो ये लिख रखा पॉजिटिव, जिनकी वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -8 कूलम, 10 टू द पावर -8 कूलम, दोनों पॉजिटिव है, ठीक है।
तो इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है, ये वाला कौन सा पॉइंट होगा बताओ? ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मैंने बता रखा है जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं उसे कौन सा पॉइंट बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन पॉइंट। पहले इस चार्ज की वजह से, ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड शो करो तो आपको पता है टुवर्ड्स की अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो आप जानते हो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, तो ये आ गया E1। ये E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इससे दूर, और वो शो करनी है किसके ऊपर? पॉजिटिव से दूर है। अब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन की साइड होगी। तो देखो पास की दूर, अब होता है पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये आ गया E2। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? E1 की और E2 की वैल्यू आपने निकाल ली। नीचे यहां पे आप लिख भी दोगे, क्या लिखोगे? देखो थ्योरी में लिखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ओरिजिन पॉइंट ड्यू टू Q1 चार्ज इज इक्वल टू E1 इज इक्वल टू क्या आएगा? के Q1 अपॉन, पहले बताओ ये डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? ये, तो ये डिस्टेंस कितनी है? देखो आपको पता है कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर है। क्या है? 0.1 मीटर। और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है? 0.1 मीटर। अरे ये देखो आपको पता होना चाहिए कि जैसे देखो ये मैंने एक्स एक्सिस ली है और ये वाला पॉइंट 1,0 है तो ये डिस्टेंस 1 नहीं होगी। ये वाला पॉइंट 2,0 है तो ये डिस्टेंस ओरिजिन से 2 नहीं होगी, 2 ही तो होगी। और अगर इस पॉइंट की बात करें 0,1 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी? ऊपर की साइड ये 1 ही तो होगी। तो वैसे ही ये डिस्टेंस कितनी है? 0.1 मीटर, और ये भी कितनी है? 0.1 मीटर ही है। चलो नीचे लिख दो 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो k की वैल्यू बताओ, 9 into 10 to the power 9, ये सबको पता होता है प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। q की जगह q1 की जगह 10 to the power -8 और ये है 0.1 का स्क्वायर, तो 0.1 into 0.1, ठीक है। यहां तक बातें सही है। और उसके बाद में ये आप कैलकुलेशन कर लेना। कैलकुलेशन करने के बाद में यहां पे ये 0.1 ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 9 इंटू, इन्हें आप पावर्स को जब तक सोल्व करोगे 0.1 इसका मतलब ऊपर 10 लगेगा, इस पॉइंट को उठाओगे ऊपर कितना लगेगा? 10, तो 10 की पावर 11 हो जाएगी, इसमें से 8 चला जाएगा, 10 की पावर 3 हो जाएगी न्यूटन, ठीक है। सिमिलरली E2 की वैल्यू जो है वो सेम आ जाएगी 9 into 10 to the power 3 न्यूटन, ठीक है। सेम क्यों? वही डिस्टेंस है, वही चार्ज है। अब बताओ नेट, यहां पे एक बात और लिख दो, पहले E1 की वैल्यू किसकी इक्वल है? E2 की इक्वल, ठीक है। नीचे लिखोगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओरिजिन is equal to E1 minus E2। अरे E1 minus E2 क्यों? याद करो, जब दो फिजिकल क्वांटिटी या दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट ऐड कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्ट माइनस कर दो, और एंगल हो तब वो फॉर्मूला लगा दो R is equal to root of A square plus B square plus 2AB cos थीटा। तो E की वैल्यू कितनी है? E1 minus E2। क्यों? क्योंकि अंदर है ना, ब्रैकेट में लिख दोगे आप, सिंस E1 and E2 are in opposite direction। आपको पता है E1 और E2 क्या है? सेम ही है, तो E1 minus E1, E की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तब आगे इसकी यूनिट भी लिखोगे, यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट पार्ट है, डायरेक्ट कर सकते हो आप, इसमें से ये माइनस हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में सेम है तो 0 हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो आप नोट कर लो। अब चलते हैं अपन कौन से पार्ट के ऊपर? सेकंड पार्ट के ऊपर। तो देखो सेकंड पार्ट आप इसका भी देख लेते हैं। चलो सेकंड पार्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 0.2 मीटर और y की वैल्यू है 0। तो देखो सबसे पहले आप क्वाड्रेंट बना लोगे, ठीक है। ये मैंने बना लिया, ये y एक्सिस हो गई और ये वाली x एक्सिस हो गई, और ये वाला चार्ज है वो है Q1 जो 0.1 माइनस का
और 0 पे रखा है, ये Q1 है जिसकी वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -8 कूलम। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट है वो है 0.1 मीटर और आगे कोमा 0, 0.1 कोमा 0, और यहां पे Q2 चार्ज रखा है 10 टू द पावर -8 कूलम। ठीक है, चलो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है सेकंड में। कहां पे, पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पे फाइंड आउट करना है। देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट का ही नहीं पता कि यहां पे फाइंड आउट करो, तो वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन सा है 0.2 है ना, कोमा 0। तो देखो ये 0.1 कोमा 0 है, फिर आगे क्या आएगा 0.2 कोमा 0। देखो सही है, अरे भाई ये 0.1 कोमा 0 पॉजिटिव में, फिर ये 0.2 कोमा 0, फिर 0.3 कोमा 0, फिर 0.4 कोमा 0, तो यही होगा पॉइंट। ये जो है ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट P, जहां पे क्या फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो ये डिस्टेंस कितनी है 0.1 है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है ये 0.2 है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है ये 0.1 ही है। कई बच्चे ऐसे कह देंगे सर ये माइनस में, अरे माइनस डिस्टेंस माइनस से थोड़ी ना होती है। ठीक है, तो ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये कितनी है 0.2। ठीक है, चलो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कितने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे ड्यू टू Q1 और ड्यू टू Q2, एक Q1 की वजह से और एक Q2 की वजह से। फिर अपन कहेंगे दोनों की डायरेक्शन है, सबसे पहले वो शो कर लेते हैं, और डायरेक्शन कहां शो होती है ऑब्जर्वेशन पॉइंट के ऊपर। तो Q1 की वजह जो आएगा, देखो Q1 जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से दूर, तो यहां पे डायरेक्शन शो कर लेता हूं, ये डायरेक्शन है E1 की, किसकी E1 की। ठीक है, क्या दूर लेके जा रहा हूं। फिर Q2 दिख रहा है आपको, Q2 भी कैसा है पॉजिटिव, इससे भी क्या आएगा दूर, तो इसी पॉइंट के ऊपर ये है दूर। सही है क्या, देखो तो आप ऐसे कह सकते हो E2 और E1 दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे क्या। मैंने ऐसे कहा यहां Q1 है, ये Q2 है, और ये वाला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन, इसी पॉइंट पे पास में और दूर में आपको क्या करना है शो करना है। देखो ये पॉइंट सपोज कर लो ये पॉइंट P है, तो इससे दूर यही E1 होगा और इसी से दूर यही क्या होगा E2। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो E1 E2 की डायरेक्शन मैंने बना दी। चलो अब थ्योरी तो सेम ही है, E1 E2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आप बताओ कि E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी देखो कि Q1 अपॉन ये पॉइंट है वो Q1 चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे है, तो ये डिस्टेंस देखो ये कितनी है 0.2, तो ये और 0.1 ये कितनी हो गई 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक है, K की जगह आ जाएगा 9 into 10 to the power 9, Q1 की जगह 10 to the power -8, नीचे 0.3 into 0.3। ठीक है, सबसे पहले वो ये पॉइंट जब है ना यहां से हटेगा, तो आपको पता है पॉइंट हटेगा तो ऊपर की तरफ कितना लगेगा 10, ये वाला पॉइंट हटेगा तो ऊपर की तरफ कितना लगेगा 10, और 10 into 10 दो बार हो गए, तो पावर कितनी होगी 10 की 2, 10 to the power 9। पहले देखो ये पॉइंट जब हटता है, ऊपर से पॉइंट हटाओ तो नीचे 10 लगा दो, नीचे से जब पॉइंट हटाओ तो ऊपर क्या लगा दो 10। तो ये जब पॉइंट हटा तो ऊपर की साइड कितना आ गया 10, ये वाला पॉइंट हटा तो ऊपर की साइड कितना आ गया 10, और 10 into 10 दो बार है, तो 10 to the power 9 तो पहले से ऐड कर दो 2, और 10 to the power कितनी हो गई 11 हो गई, और 3 into 3 9, उस 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। तो देखो बचा क्या है 10 to the power 11 और 10 to the power -8। ठीक है, क्या ये आ जाएगा 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम। देखो सही है, अब निकाल लेते हैं E2 की वैल्यू, तो सिमिलरली मत लिख देना, सेम नहीं है, तो ये आएगा K Q2 अपॉन डिस्टेंस। देखो Q2 चार्ज की ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, देखो ये 0.2 है, इसमें से 0.1 चला गया, तो ये कितनी हो गई 0.1 ही हो गई, तो ये है 0.1 का होल स्क्वायर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो चार्ज से ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। KQ अपॉन R स्क्वायर, R क्या होती है डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इस डिस्टेंस ले ली अपने को किससे ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, और किसकी चार्ज की, तो ये मैंने लिख दिया। अब देखो K की जगह आ जाएगा 9 into 10 to the power 9, Q2 चार्ज क्या है 10 to the power -8, और नीचे 0.1 into 0.1,
पॉइंट हटा दो, ऊपर की साइड क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, 10 टू द पावर 9 पहले से है, 100 और आ गया तो 10 टू द पावर 11 हो गई, तो ये बनेगा 9, ठीक है, 1 1 1 ही है, उसका तो कोई मतलब नहीं है। और 10 टू द पावर 11 में से -8 ना कैंसिल आउट हो गए, 10 टू द पावर 3 बच गई न्यूटन अपॉन कूलम। देखो यहां तक किसी को दिक्कत है तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू क्या आएगा E1 प्लस E2, क्यों, बिकॉज E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो यहां देखो अब E की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, E1 की वैल्यू है 10 टू द पावर 3, E2 की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 3। अब इसमें से कुछ कॉमन निकाल लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 10, तो 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी टोटल, देखो ये 10 टू द पावर 3 और ये 10 हो गया, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट के आंसर क्या है 10 टू द पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलम, फर्स्ट पार्ट के थे 0, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले वाले पार्ट पे। अगला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है, देखो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0.1, यानी अब की बार अपन x एक्सिस पे नहीं होगी, कहां पे हैं, अब की बार अपन y एक्सिस पे। तो ये देखो ये हो गई कौन सी एक्सिस, x एक्सिस, ठीक है, और ये हो गई y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट और ये है 0.1,0 माइनस का 0.1,0 और ये है 0.1,0, 10 टू द पावर कितनी है -8 Q1 की वैल्यू, और यहां से Q2 की वैल्यू भी 10 टू द पावर -8 कूलम है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट देखो, ऑब्जर्वेशन पॉइंट है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0.1 है, यानी y में चलो आप ये पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, ये है ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो कहां पे है 0,0.1 पे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो देखो ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे इक्वेटोरियल लाइन हो, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव है। इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म्ड होता है जब दोनों चार्ज कैसे हो, अपोजिट नेचर के हो, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक डायपोल तो नहीं है, लेकिन ऐसे कह सकते हैं जो लाइन जा रही है वो इक्वेटोरियल लाइन है, वो तो फिक्स है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इससे अपन जैसे आपने इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था सेम वैसे ही कर लेंगे। तो देखो कर लेते हैं, देखना इस पॉइंट पे ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये भी पॉजिटिव चार्ज ये है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो तो पता है आपको, सबसे पहले ये डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी शो करनी पड़ेगी। तो देखो पॉजिटिव चार्ज से ये देखो दूर की साइड, तो ये है किसकी डायरेक्शन, E1 की। देखो चार्ज से कैसे देख रहे हो, एकदम दूर, इसी डायरेक्शन के अंदर। इसकी वजह से देखना अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, अरे दिख रहा है आपको, ये E1 है, ये क्या हो गया E2 हो गया। यहां तक बातें सही है, क्लियर है सारी बातें। चलो अब मेरे को बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बता सकता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया डिस्टेंस कितनी है 0.1, ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये भी 0.1 ही है, और ये वाली डिस्टेंस अगेन 0.1, ठीक है। E1 और E2 की डायरेक्शन आ गई कि E1 है वो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है, E2 है वो भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब मेरे को बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये एंगल पता होना चाहिए, एंगल पता नहीं है, एंगल पता नहीं है, इसका मतलब क्या करोगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दो। उसमें भी अपन क्या करते थे, कंपोनेंट्स लेते थे। जब भी आप एंगल पे देखो कि डायरेक्ट देखो ऐड कब करोगे, सेम डायरेक्शन, डायरेक्ट माइनस कब करोगे, अपोजिट डायरेक्शन। और एंगल वाला फॉर्मूला कब लगाओगे, जब कुछ एंगल दे रखा हो, r = √a² + b² 2ab cos थीटा, एंगल के केस में लगता है। लेकिन जब एंगल ही नहीं पता हो तो क्या करो, उस कंडीशन में आप एंगल सपोज करके इसके क्या कर दो, कंपोनेंट्स बना दो, ठीक है। तो देखो मैं ये वाला एंगल सपोज कर लेता हूं, ये थीटा है, ये कितना है, थीटा है। तो बताओ E1 के दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, तो देखो एक तो होगा वर्टिकल कंपोनेंट, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है।
तो ये हो गए E1 के दो कंपोनेंट, एक तो ऊपर की साइड और एक इस साइड, ठीक है। ऐसे ही E2 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। कहने को ये इस डायरेक्शन में तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ये इस डायरेक्शन में तो एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। क्या ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये मैंने आपको बता दी थी बात, देखो कल याद हो तो आप, ये थीटा है, ये भी कितना होता था, थीटा। देखो ये थीटा क्यों है, क्योंकि ये थीटा है तो ये अल्टरनेटिव एंगल है, तो थीटा ही होगा। और ये भी थीटा है तो ये भी कितना आएगा, थीटा ही आएगा, तो ये वाला एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। अब बताओ आप कि इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो E1 cos थीटा नहीं होगा क्या, इस डायरेक्शन में आएगा वो E1 sin थीटा नहीं होगा क्या, ये होंगे। ऐसे E2 का इस साइड कौन सा होगा, ये थीटा के साथ में, तो E2 cos थीटा, और ऊपर की साइड आएगा, नीचे की साइड नहीं, ऊपर की साइड क्या आ जाएगा, E2 sin थीटा, ठीक है। अब बताओ E2 और E1 cos थीटा, E2 cos थीटा को कैंसिल आउट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। और ऐड कौन से होंगे, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ठीक है। चल तो ये बातें हो गई। अब मेरे को बताओ, देखो अपने को ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो मैं सबसे पहले इन पॉइंट्स को डिनोट कर लेता हूं। ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है, तो अपने को क्या फाइंड होना चाहिए, फाइंड आउट होना चाहिए AP, क्या AP। तो AP कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले बताओ AP इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AO स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये मैंने वहां पे किया था, आपको याद हो तो, सेम वैसा का वैसा ही है। AO की जगह आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, OP की जगह भी आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर। तो ये ऐसे बनेगा, देखो ये आ जाएगा 0.01 और ये भी आ जाएगा 0.01, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, है ना, 0.01, है ना। देख लेना आप, ये क्या आ जाएगा 0.01। या फिर मैं इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, देखो इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 into 0.1 का होल स्क्वायर। अब पता है स्क्वायर से अंडर रूट ना कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर क्या निकल आएगा 0.1 और आगे आ जाएगा अंडर रूट 2। ये क्या आ गई, AP डिस्टेंस आ गई मीटर में, ठीक है। तो ये डिस्टेंस मैंने निकाल ली। अब बताओ E1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो E1 की वैल्यू आएगी KQ1 अपॉन डिस्टेंस कितनी आ गई है 0.1 अंडर रूट 2, ये भी कितनी आएगी 0.1 अंडर रूट 2। सेम ही तो है, देखो वही क्या बेस, वही परपेंडिकुलर, वही हाइपोटेन्यूस, तो सेम ही आएगा। तो ये आ जाएगा 0.1 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो E1 की वैल्यू क्या आएगी, क्या है, और K की वैल्यू लिख दो 9 into 10 to the power 9, Q1 की जगह 10 to the power -8, और नीचे आ जाएगा 0.1 into 0.1 और into में 2। यहां तक बातें सही है। ये जो पॉइंट हटेंगे 10 to the power 11 हो गई, -8 हो गया, 3 बची, 9 को 2 से डिवाइड कर दो तो हाफ हो गया, 4.5 into 10 to the power, ये आ जाएगी कितनी 3 न्यूटन अपॉन कूलम। ऐसे ही सेम E2 की वैल्यू आएगी 4.5 into 10 to the power 3 न्यूटन अपॉन कूलम। देख लेना डेरिवेशन है ना, आपने किया था सेम वही प्रोसेस है, काफी ज्यादा दिक्कत नहीं है कि डेरिवेशन समझ में आ गया था तो आपकी, ठीक है। नेट कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आ गया E इक्वल टू E1 sin थीटा प्लस E2 sin थीटा। देखो आपकी बात, ये कंपोनेंट्स ऐड हुए हैं, ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए हैं। चलो अब बताओ, यहां पे E1 और E2 की वैल्यू सेम है, तो E2 को भी क्या लिख सकते हैं, E1 ही लिख सकते हैं, और ये हो जाता है 2 टाइम्स E1 sin थीटा। अरे सेम चल रहा है, वैसा का वैसा, ये केवल वहां कोस था, है ना, और यहाँ क्या है साइन, तो एज इट इज है एकदम सेम। चलो मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन में ये पार्ट काम में लेना पड़ेगा अपने को। चलो चलो E1 की वैल्यू बताओ, तो E1 की वैल्यू कितनी है, तो E1 की वैल्यू है 4.5 into 10 to the power 3 sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो देखो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूस, और वहां पे कोस आता था तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर यानी 0.1 अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 0.1 अंडर रूट 2, 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो वैल्यू बताओ E की कितनी आ गई,
ये आ गई 2 इंटू 4.5 इंटू 10⁻³ इंटू 1/√2। और आपको पता है 4.5 का डबल कितना होता है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ना, क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने डायरेक्ट वैसे लिख दिया है और आपको मैं ये समझा देता हूं। ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, जिस ट्रायंगल की वर्टेक्स पे तीन है ना चार्ज लिख रखे हैं +q 2q और है ना +q, ये तीन चार्ज सिचुएटेड है वर्टेक्स के ऊपर। ये पॉइंट है मिड पॉइंट है हाइपोटेनस एसी साइड का मिड पॉइंट पी है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, ये देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड है कितने, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे है ना कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है और तीनों की डायरेक्शन है वो आप शो करोगे पॉइंट पी के ऊपर। ठीक है, तो वो मैं शो कर देता हूँ। देखो, तो इस चार्ज की वजह से इस साइड आएगा, तो ये है ये, आपको पता है ना कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इस चार्ज की वजह से ये इस साइड आएगा, तो ये आ जाएगा E और C, और इस चार्ज की वजह से ये आ जाएगा EB। E और EC एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में और इनकी वैल्यू सेम आएगी। आप वैल्यू निकालोगे EA, EC और EB की, और उनमें से देखना दो वैल्यू सेम आएगी EA की और EC की, तो डायरेक्ट कट जाएंगे और EB जो है वही क्या है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो EB की जो वैल्यू है वही क्या है नेट, अकेला बचेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप EA, EC और EB की वैल्यू निकालोगे और EB की जो वैल्यू है उसे निकालने के लिए ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ये वाली डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूं आपको। ये आपका होमवर्क है, ये वाला जो क्वेश्चन है आप ना कर लेना और फिर आप इस क्वेश्चन के आंसर मेरे पास भेजना। देखते हैं कितने है ना स्टूडेंट्स ऐसे कर पाते हैं। तो ये A है, ये A है, तो ये हाइपोटेनस है, ये आप निकालोगे हाइपोटेनस, तो ये आएगा A√2, आप निकाल के देखो, हाफ कर दोगे तो ये आएगा A/√2 और ये भी आ जाएगा A/√2। ठीक है, अब इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेना चाहिए। ये अगर ये परपेंडिकुलर है ना, देखो ये परपेंडिकुलर है, क्यों परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये क्या है फिर, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस पता है अपने को बेस पता है, तो क्या अपन परपेंडिकुलर नहीं निकाल सकते। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ये वाला जो आपको परपेंडिकुलर है ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस आते ही के ऊपर r² लगा देना, वो आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप करके देखना, सिंपल सा है ना, तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको बेसिकली क्या क्या दे रखा है मैं वो आपको बता। गिवन डेटा दे रखे हैं, सबसे पहले आपको दे रखा है जो चार्ज है ना, वो दे रखा है प्लस ये। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो है 15 इंटू 10⁴ न्यूटन अपॉन कूलम। ठीक है, उसके बाद में एंगल है वो दे रखा है 30 और टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, टॉर्क अपने को निकालना है। ये गिवन डेटा हो गया। ये जो क्वेश्चन है वो अपनी बुक में है और आरबीएससी बोर्ड की जो बुक है उसका ये एग्जांपल है 1.20। ठीक है, तो देख लेना ये अपना एग्जांपल 1.20 है। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है PE sin थीटा, पता है ना अपने को क्या होता है PE sin थीटा। तो यहाँ पे P की जगह आप वैल्यू रखोगे, देखो P क्या है, और P किसकी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, इसकी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। अब मेरे को एक बात बताओ, एक डेटा और इसके अंदर अपने को गिवन है कि जो डिस्टेंस दे रखी है दोनों के बीच में, चार्ज के बीच में D = 2 mm, कितनी दे रखी है 2 mm। ठीक है, देखो P की वैल्यू होती है 2AQ और P की वैल्यू कितनी होती है 2AQ। E की वैल्यू बाद में रख लेंगे आगे साइन और थीटा। चलो 2a डिस्टेंस कितनी है चार्ज के बीच में, D = 2 mm, तो ये लिखेंगे 2 mm यानी 10⁻³ चार्ज दे रखा है Q = 100 नहीं 1000 माइक्रो यानी 10⁻⁶। E की वैल्यू दे रखी है 15 × 10⁴ और साइन 30।
अरे सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तो आपसे बन जाएगा, देख लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, खाली है ना ये चेंजमेंट करना है यूनिट्स को, है ना, जो आपको यूनिट्स दे रखी है वो ऐसा ही नहीं दे रखी, ऐसा ही चेंज कर लो और कैलकुलेशन है ना, सिंपल सी आप कर पाओगे, है ना, इजी सा क्वेश्चन है, करने की कोशिश करना। एग्जांपल नंबर कितना है 1.20 अपने बुक के अंदर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं, जो इंपॉर्टेंट है वो आप देखो। अगला जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके काम में भी आने वाला है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी और ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन है देखना, आपको क्या रखा है 2 पॉइंट चार्जेस, एक तो है +9e एंड e, एक तो +9e है और दूसरा क्या है e है, आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि दो चार्ज दे रखे हैं आपको, एक तो +9e है और एक है +e और डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिख रखा है एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ देम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है उसके कौन से पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। तो ये वाला पॉइंट है, ये आप सपोज कर सकते हो कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कुछ कहेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी कहां, वो अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो सपोज कर लो इन दोनों लाइन के बीच में कोई भी पॉइंट आपको है ना एक सपोज करना है। पहले सपोज करो कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने फोर्स में भी आपको करवाया था। तो देखो आप सपोज करो जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना P, इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, जो किस डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे है, किससे 9e चार्ज से। तो B से कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो 16 में से माइनस कर दो। अरे भाई ये 8 है तो ये 8 होगा, ये 4 है तो ये कितना है फिर रिमेनिंग पार्ट, तो 16 माइनस 4 12 ही तो है, ये 10 है तो ये 6 नहीं होगा, तो ये x है तो ये क्या है 16 माइनस x। तो आप सपोज करोगे कि पॉइंट P जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो पॉइंट P पे 0 होगी, और वो जो पॉइंट P है वो 9e चार्ज से किस डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करोगे, ठीक है। 9e चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो E1, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज E2। क्या बातें सही, अरे सही है क्या। चलो अब बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, E इक्वल टू E1 माइनस E2, E इक्वल टू क्या आएगा E1 माइनस E2। लेकिन अगला क्या कर रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। E की वैल्यू तो कितनी है, 0 है, तो 0 इक्वल टू E1 माइनस E2, तो E1 इक्वल टू E2। देखो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगा, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर दे। और एक दूसरे को कैंसिल कब कर पाएंगे, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपस में क्या हो, इक्वल हो। मेरी बात समझ आ रही है, जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो गए तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसे कैंसिल आउट कर देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। E1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, E2 की। हाँ भाई ये बताओ, तो ये होता है KQ अपॉन R स्क्वायर और ये आ जाएगा KQ2 अपॉन R, इसे R1 स्क्वायर या R2 स्क्वायर, दोनों अलग अलग डिस्टेंस है। तो K से तो K ना कैंसिल आउट हो गया, तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर और ये Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। देखो ये मैंने कैसे लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है KQ अपॉन R स्क्वायर, तो KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर और KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो ये 1 के लिए रिप्रेजेंट कर दिया, ये 2 के लिए रिप्रेजेंट कर दिया, K से K कैंसिल आउट हो गया, ये रिमेनिंग पार्ट बच गया। Q1 कितना है 9e, यार इसकी डिस्टेंस कितनी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, x स्क्वायर, तो ये आया e और अपॉन में 16 माइनस x का होल स्क्वायर। अपने को x फाइंड आउट करना है कि x स्क्वायर फाइंड आउट करना है, अपने को x स्क्वायर फाइंड आउट नहीं करना, अपने को तो x फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले e से e उड़ा दो, अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को पता है, अपने को फाइंड आउट करना है x न कि x स्क्वायर। तो इसका क्या कर लो, है ना, यहाँ पे आप दोनों साइड क्या ले लेना, अंडर रूट ले लेना, ये आएगा 9 अपॉन x स्क्वायर, इस साइड आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। 9 का अंडर रूट
3/x² का x और ये आया 1/16 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई, इन्हें आप क्या कर दो, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब 48 माइनस 3x और ये आ जाएगा x। और ये वाली जो टर्म है x वाली टर्म एक साइड ले जाओ आप, तो ये वाली टर्म उस साइड जाएगी तो ये बनेगी 48 3x प्लस x और ये आ गया 4x, x की वैल्यू आ गई 48/4 यानी 12, x की वैल्यू 12 आ गई और उस साइड से वैल्यू है ना कितनी आएगी, फिर 4 आएगी, तो 16 माइनस 12 यानी 4। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू 0 आ रही है वो कहां पे आ रही है, आप कह सकते हो कि यहां से तो 12 सेंटीमीटर पे और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो है कि द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको क्या बना के दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के दे रखी है और लिख रहा है राइट द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दीस पॉइंट। कुछ पॉइंट्स है उनके ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। देखो फर्स्ट है, उसमें आपको ऐसे कुछ बर्ड बना के दे रखी है, ऐसे एक चिड़िया है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है और कह रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी शो की है। ये वाला पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट सी है और यहाँ पॉइंट बी है। ठीक है, और एक और है, इसका सेकंड पार्ट है, उसमें ये ऐसे ये डायरेक्शन दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये ई ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट। चलो अब देखो अपने को यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बताई थी इमेजिनरी लाइंस है और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूवमेंट करती है। और यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी, बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको फाइंड आउट करना हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ पे ज्यादा है। तो देखो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे पास पास होती है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे कह सकते हैं ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। या फिर अपन ऐसे भी बोलते हैं कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा होती है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है। डेंसिटी का मतलब पास पास से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप ए बी और सी के अंदर कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी ज्यादा है। तो देखो छोटा सा एरिया कंसीडर करो, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई नहीं, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत आ जाएगी। तो देखो सबसे जो कम एरिया है वो यहाँ पे डेंसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो क्या है पास पास में। आप कहोगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ए पे होगा, ठीक है, फिर बी पे होगा और फिर कहां पे होगा, सी पे होगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया था जे एडवांस 2014 है ना, बहुत टफ एग्जाम होती है इंजीनियरिंग के लिए और जे एडवांस 2014 में सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। तो आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां पे पास होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर है और यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो इसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना ज्यादा है और इसके कंपैरिजन में वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो ई ए ग्रेटर देन ई बी और ग्रेटर देन ई सी, ये हो गया ऑर्डर। इसमें आप बता सकते हो देखो कि ए बी और सी में से कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो आप क्या देख रहे हो, ये देख रहे हो कि यहां और यहां तो सेम सी पोजीशन लग रही है और यहां पे क्या है बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा दूर है। तो यहां का जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा होगा कि ए इज इक्वल टू ई बी नहीं ई सी ग्रेटर देन ई बी। देखो ई ए और ई सी तो इक्वल है और ई बी जो है वो इनसे कम है। सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि छोटे से एरिया के अंदर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही। ठीक है, चलो तो ये अपना क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं आप। देखो सुनना, 2 स्पेयर्स ऑफ इक्वल मासेज, 2 स्पेयर है इक्वल मास की A और B, इसका मास m, इसका मास भी कितना है m। ठीक है, आर गिवन पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू चार्ज, इससे पॉजिटिव क्यू दिया, इससे कौन सा दिया नेगेटिव क्यू। देन अब मेरे को एक बात बताओ, देखो जब मैंने चार्ज से ना स्टार्ट किया था वहां पे 1-2 बातें बताई थी। किसी बॉडी को जब चार्ज देते हैं अपन, तो अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया इसका मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं,
या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं तो फिर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसके ऊपर नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसे दिए होंगे, ठीक है, तो इसने डोनेट कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन, इसने क्या कर लिए, गेन कर लिए। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, और इसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो गए। तो इसके पास एफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा हो गए, और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए से इसका मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और इसका मास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो चार्ज देने से आपको पता है मास पे इफेक्ट पड़ता है, मैंने ये बताया था आपको। तो इसमें देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके पीएमटी सीपीएमटी एग्जाम 2002 के अंदर ये आया था, और इसके जो चार ऑप्शन थे वो कुछ ऐसे थे, मास ऑफ ए इंक्रीजेस, मास ऑफ बी इंक्रीजेस, मास ऑफ ए रिमेन कांस्टेंट, और मास ऑफ बी डिक्रीजेस। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, मास ऑफ ए इंक्रीजेस, तो कैंसिल हो गया, मास ऑफ बी इंक्रीजिंग, तो ये इसका ऑप्शन क्या होता था, सही होता। तो ये आया था है ना, नीट की जो एग्जाम होती है पीएमटी जो बोलते हैं अपन, उसके अंदर ये आया था 2002 के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सेम है, ये यहां दे रखा है 9e पॉजिटिव में, यहां दे रखा है e, वो 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, और यहां आपको पूछा है कि मिड पार्ट में एक q चार्ज रखा है, तो इस q चार्ज को कहां पे रखे, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन शो करे। कौन सी कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो यहां पे आप क्या करोगे, सेम दो फोर्स आप है ना अप्लाई करोगे, दोनों फोर्स की वैल्यू इक्वल कर दोगे। थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगाया है वहां पे आपकी बार कौन सा लगा दोगे, फोर्स वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे। तो देखो यहां पे जैसे सपोज कर लो x डिस्टेंस पे आप रखोगे तो वही है 16 - x आ जाएगा, ठीक है। इस पे दो फोर्स लगेंगे, एक इस डायरेक्शन में उसे F1, एक इस डायरेक्शन में उसे F2 आप सपोज कर लेना। फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए F1 क्या पुट कर दोगे, F2, F1 की जगह K, इन दोनों के बीच में फोर्स है तो 9e q x स्क्वायर, और इस साइड आ जाएगा k, इन दोनों के बीच में फोर्स है तो k q e 16 - x का होल स्क्वायर। वही सेम कैलकुलेशन है, सेम आंसर आएंगे, आप देख लेना। ये नीट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम आंसर आएंगे, आप मेरे पास भेजना इसके भी आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये तो सेम टू सेम हो गया, बस फर्क कितना है, एक फोर्स से रिलेटेड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये पीएमटी 2003 के अंदर आया था, यूपीएमटी, यूपी की जो पीएमटी एग्जाम होती है उसमें ये पूछा था, और कब पूछा था, 2003 के अंदर। और क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो सुनोगे आप, A force of 40 न्यूटन is acting between two charges in air। एयर के अंदर दो चार्ज के ऊपर फोर्स की जो वैल्यू है वो अपने को गिवन है, वो कितनी है, 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये कहां पे गिवन है अपने को, एयर के अंदर, ठीक है। अगला देखो फिर इसके आगे क्या हो रहा है, if the space between them is filled with glass with epsilon r equal to 8, what will be the force। मतलब क्या है, देखो एयर में दो चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है 40 न्यूटन, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज, ठीक है, ये एयर में फोर्स लग रहा है। अब मैंने इनके बीच में ग्लास की एक क्या रख दी, प्लेट रख दी जिसका एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो 8 है। आपको पूछा है कि अब जो नया फोर्स आएगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो बेसिकली आपको पता है मीडियम में फोर्स निकालना है, और मीडियम में फोर्स का फॉर्मूला F0 एप्सिलॉन r, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन r Q1 Q2 r। सॉरी ये फोर्स के फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं ना, अपने को Fn फाइंड आउट करना है, और F0 यानी फोर्स इन एयर दे रखा है, वैक्यूम दे रखा है, एप्सिलॉन r 5 न्यूटन, इसके क्या हो गए आंसर। सेम अपने बुक में भी है ये क्वेश्चन, है ना, आप देखना सेम क्वेश्चन है, और वहां पे 3 न्यूटन आंसर आते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एयर या फिर वैक्यूम में फोर्स के लिए अपने को गिवन, ठीक है।